चलो ठीक है, ठीक है। चलो सबसे पहले बताओ कि ये बताओ कि सबसे पहली बार न्यूक्लिक एसिड को या डीएनए को किसने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम? उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने डीएनए को सबसे फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था, डिस्कवर्ड किया था। उसका नाम निक्लीन दिया था। ये 1869 की कहानी है। साइंटिस्ट का नाम बताइए। उन्होंने इसका नाम निक्लीन दिया था क्योंकि न्यूक्लियस में पाया गया था। आंसर बताइए। डेट था 1869। सभी बच्चों को याद है? आंसर इज द फ्रेडरिक मिशन। चलो पहला क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ये न्यूक्लीन तो एसिडिक सब्सटेंस था, तो पहली बार किस साइंटिस्ट ने न्यूक्लीन का नाम न्यूक्लिक एसिड रखा? पहली बार किस साइंटिस्ट ने न्यूक्लीन का नाम न्यूक्लिक एसिड नामांकन किया ना? ये मिसर साहब के ही स्टूडेंट थे। फटाफट आंसर बताइए। आंसर इज द अल्टमैन। एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अब फटाफट चलते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बताइए 1928 में जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंट हुआ था वो किस साइंटिस्ट ने किया था? 1928 में जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो किस साइंटिस्ट ने किया था? साइंटिस्ट का नाम बताइए। हाँ, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने पहली बार ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल पे एक्सपेरिमेंट किया, चूहे वाला एक्सपेरिमेंट किया। आंसर इज द ग्रिफिथ। बस इसमें एक ही गड़बड़ मत कीजिएगा, जो मैंने आपको वीडियोस में पहले भी बताया होगा, कभी भी मत कीजिएगा कि ग्रिफिथ ने जेनेटिक मटेरियल को डिस्कवर्ड किया। उन्होंने कभी भी डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल कंसीडर नहीं किया। बस यही गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब 1944 में इस मिस्ट्री को सॉल्व किया गया कि हु इज द जेनेटिक मटेरियल। बताइए फटाफट। 1944 में किसने बताया कि एक्चुअली में आर स्ट्रैंड एस स्ट्रैंड में जो कन्वर्ट होता था डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल था? इनिशियल प्रूफ, फाइनल प्रूफ तो दिया नहीं था। इनिशियल प्रूफ किसने दिया था? फटाफट बोलो। इनिशियल प्रूफ किसने दिया था that DNA is genetic material? 1944। आंसर मैक्यूआर्ड एवरी मैकार्टी। वहां पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है डीएनएस और डीएनए जहां वर्ड मिलेगा वो एंजाइम है, और डीएनए कैपिटल एस ये फॉर्म ऑफ डीएनए है। डीएनए के कई सारे फॉर्म है, तो ये डीएनए हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आओ। नेक्स्ट पार्ट पे आओ, ध्यान से देखो। फाइनल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। बोलो फाइनल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। आंसर केवल बोलो फाइनल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। आंसर बोलो। आंसर इज द हर्सी एंड चेस। आंसर इज द हर्सी एंड चेस ना। इस एक्सपेरिमेंट को कहा गया था ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। तो मुझे ये बताओ हर्सी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट था, उसके 3 स्टेप थे। इन तीनों स्टेप का नाम बताओ। उसके 3 स्टेप थे, इस तीनों स्टेप का नाम बताओ। इस तीनों स्टेप का नाम बताइए। हर्सी एंड चेस का जो एक्सपेरिमेंट था, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। किस पे काम किया था? कौन से बैक्टीरियोफाज पे काम किया था? एनसीईआरटी में नहीं। आंसर बताओ। किस बैक्टीरियोफाज पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? फटाफट बताओ। एक्सपेरिमेंट सबको मालूम है कि बैक्टीरियोफेज पे किया, लेकिन किस बैक्टीरियोफेज पे किया था? याद रख के जाना है, T2 बैक्टीरियोफेज। चलिए अब 1952 में एक और एक्सपेरिमेंट होता है ना, एक्स रे डिफ्रैक्शन मॉडल, एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी। बताइए दो साइंटिस्ट का नाम। एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी या एक्स रे डिफ्रैक्शन, दो साइंटिस्ट किसने दिया था जिन्होंने डीएनए का इमेज बनाया था? बोलिए कौन कौन से थे? तो दो साइंटिस्ट फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। तो ये हो गए हिस्ट्री वाले पार्ट, ये हो गए हिस्ट्री वाले पार्ट। चलो अब फटाफट 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 इसी साल 1952 में चारगाफ ने अपना रूल प्रपोज किया। चारगाफ ने अपना रूल प्रपोज किया, A = T, Z = C। इसमें बच्चा एक ही गड़बड़ करता है, वो गड़बड़ नहीं करता है। क्वेश्चन में अगर A + T / G + C आ जाए, ये चारगाफ रूल नहीं है। A + T / G + C आ जाए, ये चारगाफ रूल नहीं है। ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, जो हर स्पीसीज की एक पहचान है। बताइए ये रेशियो प्रोकैरियोट्स में कितना होगा, यूकैरियोट्स में कितना होगा? फटाफट बताइए। इसे कहते हैं बेस रेशियो, इसे कहते हैं बेस रेशियो। ये हर स्पीसीज की पहचान है। बताइए बेस रेशियो प्रोकैरियोट्स में जब भी होगा <1, यूकैरियोट्स में <1, ह्यूमन बीइंग 1.52, ठीक है, इक्वलाई 0.93। चलिए इसके बाद में 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल दिया। ये तो सभी को याद है ना। साइंटिस्ट का नाम बता दो फटाफट। वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। चलिए दे गॉट द नोबेल प्राइज
नोबेल प्राइज कब मिला? 1962 में। 1962 में इनमें किस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था? वाटसन, क्रिक, फ्रैंकलिन, विल्किंस, ये बताओ इनमें से किस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था? हाँ, तो आंसर विल्किंस को नोबेल प्राइज नहीं मिला था। चलो ठीक है, अब देखो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया सेंट्रल डोगमा का। सेंट्रल डोगमा का किसने दिया? नीट के पेपर का क्वेश्चन था 1958 में, कई सारे काम हुए, सेंट्रल डोगमा भी 1958 में आया। अगर एक ऑप्शन आए तो क्लिक कीजिएगा, एक ऑप्शन आए क्लिक कीजिएगा, ये नीट के पेपर का क्वेश्चन आ चुका है, क्लिक कीजिएगा ना। लेकिन सेंट्रल डोगमा का कॉन्सेप्ट बाद में गलत हो गया, बता सकते हो क्यों? डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, डीएनए से आरएनए बनेंगे, मेनली एमआरएनए। एमआरएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है जिससे प्रोटीन बन जाएगा। लेकिन ये बाद में 1975 में गलत हो गया, बता सकते हो क्यों? क्योंकि यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आया, टेमिन एंड बाल्टीमोर, याद रखिएगा, टेमिन एंड बाल्टीमोर ने बोला आरएनए से डीएनए बन सकता है। सेंट्रल डोगमा अब हो गया रिवर्स सेंट्रल डोगमा। हालांकि एनसीईआरटी में रिवर्स सेंट्रल डोगमा वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन एरो को देखिएगा, डीएनए से आरएनए भी है और आरएनए से डीएनए भी है। हाँ, रिवर्स सेंट्रल डोगमा। इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को एक और नाम कहते हैं टेमिनिज्म। इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को एक और नाम कहते हैं टेमिनिज्म। चलो मुझे बताओ, टेमिन एंड बाल्टीमोर ने किस वायरस पे काम किया था? किसी को याद है किस वायरस पे काम किया था? टेमिन एंड बाल्टीमोर ने किस वायरस पे काम किया था? टेमिन एंड बाल्टीमोर ने जो अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किया था, उसमें किस वायरस पे उन्होंने रिसर्च किया था? एनीवन, कोई बच्चा बता दे, बस बता रहा हूं, रेट्रो वायरस था। वो क्या था? रेट्रो वायरस था। फटाफट बोलो उस वायरस का नाम। किसी को नहीं मालूम है? वाह, महान बच्चे, महान है सभी लोग ना। रोज सार्कोमा वायरस, रोज सार्कोमा वायरस, रोज सार्कोमा वायरस जो कैंसर कॉजिंग वायरस था ना, रोज सार्कोमा वायरस। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये मॉडल प्रपोज किसने किया था? फटाफट आंसर बताइए। थ्योरी, आइडिया, सजेशन किसने दिया था? डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होगा, इसका आइडिया, इसका कॉन्सेप्ट, इसका सजेशन, इसकी थ्योरी किसने दी थी? फटाफट आंसर करो। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक ने ही की थी ना, आइडिया, सजेशन, थ्योरी। लेकिन प्रूफ किया था क्या? नहीं। प्रूफ किसने किया? इससे क्वेश्चन बन जाते, एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है, हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। प्रूफ प्रोकैरियोट्स में किसने किया था? आंसर करो। प्रोकैरियोट्स में किसने किया था? आंसर करो। प्रोकैरियोट्स में किसने किया था? आंसर करो। सभी को याद है, मिजल्सन एंड स्टॉल। मिजल्सन एंड स्टॉल कब किया? 1958। कब किया? 1958। अब बताओ यूकैरियोट में किसने प्रूफ किया था? यूकैरियोट में किसने प्रूफ किया था? बोलो, आंसर करो। आंसर टेलर, आंसर टेलर। ये कब किया एक्सपेरिमेंट? ये एक्सपेरिमेंट भी 1958, ये एक्सपेरिमेंट भी 1958। खत्म ना। न्यूमेरिकल कैसे बनाओगे? मिजल्सन एंड स्टॉल का न्यूमेरिकल कैसे बनाओगे? एक आइडिया दे देता हूं, एक क्वेश्चन पक्का न्यूमेरिकल से आएगा ना, ध्यान से सुनना। न्यूमेरिकल को 3 पार्ट्स में तोड़ो। सबसे पहले देखो इनिशियल स्टार्टिंग डीएनए कैसा दिया है, इनिशियल डीएनए कैसा दिया हुआ है, यानी कि जो स्टार्टिंग में डीएनए दिया है वो डीएनए डबल स्टैंड है, वो कैसा है? दोनों स्टैंड कैसे? अगर मान लो 15-15 वाले, मान लो इनिशियल डीएनए 15-15 वाला है। सेकंड नोट करो कितना टाइम दिया है, क्या 60 मिनट बोला है, 80 मिनट बोला है, 100 मिनट बोला है? अरे कुछ तो टाइमिंग देगा ना, ठीक है। टाइमिंग से जनरेशन निकल जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है 20 मिनट में 2 डीएनए, 40 मिनट में 4, 60 मिनट में कितने हो जाएंगे? 8, और 80 मिनट में हो जाएंगे 16 ना। आप 20-20 मिनट में ये तो डबल होते जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया भी डबल होता है। तो यहां पर मान लो कि 60 मिनट्स का पूछा है, 60 मिनट्स का पूछा है, तो कितने डीएनए बने? 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, 20 मिनट 20 मिनट और यहां 8, तो टोटल डीएनए कितने बने? 8। अब फार्मूला अप्लाई कर दो, फार्मूला अप्लाई कर दो। इनिशियल डीएनए कैसा था? हेवी, N15-15 वाला ना। 60 मिनट के बाद 8 डीएनए बने, तो याद रखना 2 डीएनए होंगे, 8 डीएनए में 2 डीएनए होंगे इंटरमीडिएट या हाइब्रिड वाले,
बाकी रेस्ट बच गए, कितने डीएनए बचे? 6 डीएनए। बाकी जो 6 डीएनए होंगे वो होंगे मीडियम वाले, जिस मीडियम में आपने ग्रो किया वैसे ही होगा 6 डीएनए। आंसर इज द लाइट। तो ध्यान से सुनना, फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूं। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। स्टार्टिंग डीएनए कौन लिखा रहेगा? लाइट डीएनए। लाइट डीएनए स्टार्टिंग डीएनए कौन? अगर क्वेश्चन में लिखा है लाइट डीएनए, डीएनए का दोनों स्टैंड 14 14 वाला, ठीक है। अब बताओ किस मीडियम में ग्रो किया? सर हमने ग्रो किया हेवी मीडियम में। हेवी मीडियम, मीडियम चेक कीजिए सर, हमने 15 मीडियम में ग्रो किया। कितने देर तक? सर 80 मिनट तक। 80 मिनट तक। तो 80 को 20 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि 20 मिनट में बैक्टीरिया डबल होता है। तो जनरेशन कितना निकला? 4। तो एक जनरेशन से 2 बैक्टीरिया, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। टोटल डीएनए कितने बन गए? 16। 16 में से फार्मूला क्या है? टोटल 16 डीएनए में से 2 डीएनए इंटरमीडिएट होगा, बाकी रेस्ट कितने बच गए? 14 डीएनए। ये होंगे जिस मीडियम में ग्रो किया है, जिस मीडियम में ग्रो किया है 15 में, यानी हेवी वाले होंगे। चलो हैंड रेस करो, किसे किसे ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया? किसे किसे ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया? हैंड रेस करो, किसे किसे ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया? लेकिन अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दे, लेकिन अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, ट्विस्ट कर दिया कि इनिशियल डीएनए इंटरमीडिएट है, इनिशियल डीएनए इंटरमीडिएट है। ध्यान से देखो 15 और 14 वाला है। हमने लाइट में ग्रो किया, हमने लाइट में ग्रो किया 80 मिनट के लिए। बताओ 80 मिनट में कितने डीएनए बनेंगे? 16 डीएनए। फार्मूला चेंज, अगर स्टार्टिंग का डीएनए इंटरमीडिएट या हाइब्रिड है तो फार्मूला चेंज। कितने में ग्रो किया? 80 मिनट के लिए। किस मीडियम में? लाइट। फार्मूला चेंज, टोटल डीएनए बने 16। 16 में से केवल एक होगा, ओनली 1 होंगे इंटरमीडिएट, रेस्ट। बाकी जो 15 बच गए, बाकी जो 15 बच गए वो मीडियम कैसा है? वो मीडियम कैसा है? बन गया। तो कभी भी तुम्हें मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा। विजल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे, अगर ये 2 फॉर्मूला तुम्हें याद है। चलो मेरे में से आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों को छूटा वापस से रिकॉर्डेड पार्ट देख लीजिएगा, ठीक है। लेट से ज्वाइन किया, थोड़ा सा भुगतना पड़ेगा। चलो अब हम लोग रेप्लिकेशन में आए, रेप्लिकेशन में आए। तो मुझे बताइए रेप्लिकेशन में ई कोलाई को, डीएनए को रेप्लिकेट करने में अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी कितना टाइम लगता था? तुम्हें दोनों लिखाया, ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगता था? 4.6 इंटू 10 पे पावर 6 बेस पेयर है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड है। तो पुरानी एनसीईआरटी बोलती थी 38 मिनट, 38 मिनट। और कई सारे बड़े टीचर बोलते 38 मिनट इज करेक्ट। 38 मिनट आज भी करेक्ट है। सर क्यों? तुम्हें मैंने क्लासरूम में एक्सप्लेन भी किया है, आप सॉल्व कर दीजिए। अरे टोटल 2000 बेस पेयर पर सेकेंड है ना, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड है ना? बोले हाँ सर। टोटल बेस पेयर कितने है? 4.6 इंटू 10 पे पावर 6 बेस पेयर। टोटल बेस पेयर मालूम 2000 बेस पेयर स्पीड है, आप 2000 से डिवाइड कर दो। आई थिंक बच्चा अब सॉल्व कीजिएगा 2400 सेकेंड या 30 कुछ आएगा, ऐसा सेकेंड आएगा, तो मिनट में लाएगा। 38 मिनट इज अ करेक्ट आंसर। तो आज भी टीचर मानते हैं 38 मिनट इज करेक्ट। लेकिन आपकी नई एनसीईआरटी ने, न्यू एनसीईआरटी ने डाटा चेंज किया है और बोला नहीं 18 मानिए, 18 मानिए। तो सर 18 क्यों माने? क्यों माने? उसका रीजन दिया गया कि डीएनए बाई डायरेक्शनल, डीएनए का रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होगा, दोनों तरफ होंगे डीएनए में। अभी आपको बताएंगे ना, ये रेप्लिकेशन बबल बनेगा, ये रेप्लिकेशन बबल बना और डीएनए का रेप्लिकेशन इस साइड तो होगा ही होगा, और डीएनए का रेप्लिकेशन उसी टाइम इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा। तो दोनों में एक साथ हो रहा है, दोनों में एक साथ हो रहा है। तो टाइम का बंटवारा कर दिया, टाइम का बंटवारा कर दिया, ऐसे समझ लो। ये ई कोलाई का डीएनए है। पुराना कॉन्सेप्ट क्या बोलता था? टोटल बेस पेयर 4.6 इंटू 10 पावर 6 बेस पेयर। यहां से ऐसे चलोगे, रेप्लिकेट करते जाओगे, कितना मिनट लगा? 38 मिनट। नया चीज बोलता है नहीं 18 करो। क्यों? क्योंकि रेप्लिकेशन यहां से स्टार्ट हुआ ORI से,
तो जितने देर रेप्लिकेशन इधर चलेगा उसी टाइम रेप्लिकेशन इधर भी तो चलेगा। तो अब टाइम का बंटवारा हो गया, टाइम का बंटवारा हो गया तो रेप्लिकेशन का टाइम भी आधा हो जाएगा। तो लगभग 38 का हाफ करके उन्होंने 18 कैलकुलेट किया। आप नीट में 18 करके आइएगा, आप नीट में 18 मिनट्स करके आइएगा आंसर, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी 18 बोलता है। चलो क्लियर है सभी को? हैंड रेस कर दो एक बार। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, कंफ्यूजिंग था, तो हमने क्लियर किया। चलो आगे चले। ये बताओ ध्यान से बताओ, डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में कितने तरह का होगा? प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज कितने तरह का होगा? फटाफट बोलो। डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में कितने तरह का होगा? 3 तरह का, 1, 2 एंड 3। मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम कौन है? मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम कौन है जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा 2000 बेस पेयर पर सेकेंड ना? सर 1 और 2 वो भी काम करेंगे। 1 को बच्चा ये एनसीईआरटी में लिखा है, तुम्हें आज तक नहीं दिखा होगा, नया चीज बता रहा हूं। एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा है लेकिन आज तक किसी को नहीं दिखा होगा। डीएनए पॉलीमरेज को पहली बार एक साइंटिस्ट ने देखा था, ढूंढा था, कॉर्नबर्ग ने, इसे इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। तो ये कॉर्नबर्ग एंजाइम कहलाएगा। क्या आपको पूरे एनसीईआरटी में आज तक कॉर्नबर्ग नाम का वर्ड मिला है क्या? कहीं दिखा है कॉर्नबर्ग एंड हिज सन? नहीं दिखा होगा, लेकिन एनसीईआरटी में गिवन है, ढूंढ करके बताइएगा, ये ढूंढ करके बताइएगा। चलो सेकंड पार्ट पे है। ये बताओ प्रूफ रीडिंग कौन कराएगा? हु इज द मेन प्रूफ रीडिंग एंजाइम? बताओ, किसी को याद है प्रूफ रीडिंग एंजाइम? गलत न्यूक्लियोटाइड को हटाना और करेक्ट वाले को जोड़ना, प्रूफ रीडिंग कराएगा पॉलीमरेज 1। आरएनए प्राइमर को हटाने वाला कौन है? आरएनए पॉलीमरेज 1। याद रखिएगा ना, याद रखिएगा। चलो अब ये बताओ, रेप्लिकेशन के दौरान में चाहिए एनर्जी, फ्री फोकट का काम नहीं होगा, एनर्जी चाहिए, और रेप्लिकेशन में चाहिए सबस्ट्रेट। अब बताओ, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से गिवन है, हु विल प्ले डुअल रोल, डुअल पर्पस के लिए यूज होगा, यानी एक ही सब्सटेंस है, वो एनर्जी भी दे देगा और वही सबस्ट्रेट भी देगा। बोलो किसी को याद है? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये टूटेगा और बनेगा न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, ये हो गया सबस्ट्रेट, और ये देगा पायरोफॉस्फेट, और ये जब फॉस्फेट बॉन्ड टूटेगा दे विल प्रोवाइड द एनर्जी। इसी एनर्जी से रेप्लिकेशन होगा। तो इतना इनफ है। फिर भी चिन्ह वाला कुछ क्वेश्चन कर लेते क्वेश्चन। चलो ये मुझे बताओ ध्यान से, डीएनए का रेप्लिकेशन का डायरेक्शन बताइए, फटाफट बताओ। 3 to 5, 5 to 3, फटाफट बताओ। डीएनए के रेप्लिकेशन का डायरेक्शन बताइए, 5 to 3, 3 से 5। आंसर, नया डीएनए 5 से 3, नया आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन किधर से किधर? आंसर 5 to 3, ट्रांसक्रिप्शन 5 to 3, ट्रांसलेशन सर 5 to 3 ना। तो इस पूरे चैप्टर में एक ही जगह 3 से 5 का इंपॉर्टेंट रोल है, आपको मालूम है क्या? बोले हाँ सर। जब हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ेंगे, ये प्रमोटर और ये टर्मिनेटर। तो जब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ेंगे तो वहां जो डीएनए 3 से 5 में होगा वो होगा सर टेम्पलेट, जिसके ऊपर में नया आरएनए बनेगा, और 5 से 3 वाला होगा कोडिंग ना। तो इससे एक क्वेश्चन बन जाता है, तो टेंशन नहीं, बना लीजिएगा। चलो, यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज कितने तरह के? आंसर केवल बताओ, यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज कितने तरह के होते हैं? आंसर 1 तरह का। कौन बोल रहे थे भाई? 5 अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। खत्म हो गई। चलो आगे चलिए, ठीक है, आगे चलिए ध्यान से। अब आगे बढ़ते। अब बताओ, प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कराना है और मुझे यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कराना है, तो प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज कितने तरह का होगा? आंसर में टाइप कीजिए, प्रोकैरियोट्स में कितने तरह का आरएनए पॉलीमरेज? बोलो आंसर, ओनली वन टाइप, बस एक तरह का होगा, जिससे आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए बन जाएंगे। आरएमटी याद रखिएगा। यूकैरियोट में एटलीस्ट कितने तरह के?
आंसर करो। यूकैरियोट में एटलीस्ट कितने तरह के? एटलीस्ट 3 तरह के, एटलीस्ट 3 टाइप्स के ना, आर एम टी पॉलीमरेज 1 2 एंड 3। ये मोटा मोटी याद रखना है, मोटा मोटी। लेकिन एक एक्सेप्शन है, सारे आरआरएनए पॉलीमरेज 1 नहीं बनाएगा। बताओ कौन सा आरआरएनए पॉलीमरेज 1 नहीं बनाता? ये आ गया तो बताइए, एक्सेप्शन है। सारे आरआरएनए पॉलीमरेज 1 बनाएगा एक्सेप्ट तो बोलिएगा 5s आरआरएनए। चलो बताओ एसएन आरएनए कौन बनाएगा? एसएन आरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कौन बनाएगा? बोलो एसएन आरएनए कौन सा आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा? चलो करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। आंसर इज द 3, आंसर इज द 3। चलो हो गया, आंसर इज द 3। चलो मुझे बताओ, प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कराना है, एंजाइम चाहिए आरएनए पॉलीमरेज। हमें प्रोकैरियोट्स का ही केवल पढ़ना है। मुझे बताओ ट्रांसक्रिप्शन के 3 पार्ट, इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन के 3 पार्ट, पहला इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। बस मुझे सिंपल से एक लाइन बताओ, इनिशिएशन करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज को स्पेशल फैक्टर चाहिए, उसका नाम बताइए। इनिशिएशन करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज को एक फैक्टर की जरूरत पड़ती है, उस फैक्टर का नाम बताइए। आंसर बहुत आसान है सर, सिग्मा फैक्टर। चलिए नीट में अगले साल पिछले साल का क्वेश्चन है, इलोंगेशन के लिए कौन सा फैक्टर चाहिए? इलोंगेशन के लिए कौन सा फैक्टर चाहिए? पिछले साल नीट का क्वेश्चन है। आंसर एनसीईआरटी पढ़िएगा। सेल्फ सफिशिएंट, खुद से सफिशिएंट है सारे काम करने के लिए, नो नीड ऑफ फैक्टर। चलिए टर्मिनेशन के लिए कौन सा फैक्टर? एनीवन? टर्मिनेशन के लिए कौन सा फैक्टर किसी को याद है? सर रो फैक्टर। आंसर रो फैक्टर। हो गया यार, कोई टेंशन नहीं, हो गया। चलिए ठीक है। अब मुझे बताइए ना, ये मुझे बताइए कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन होगा कोडिंग, कौन होगा टेम्पलेट? चलो बताओ मुझे ध्यान से। ये 5 से 3 है और ये 3 से 5 है। तो बोले सर आसान तरीका बताएं। सबसे आसान तरीका है सर, मुझे केवल प्रमोटर एक बार बता दो ना, ये तो मैं बता दूंगा। मुझे सर प्रमोटर केवल एक बार दिखा दो और ऑटोमेटिकली उल्टे साइड में टर्मिनेटर होगा। आंसर बताओ। पी से टी की तरफ बढ़िए, जो स्टैंड 5 से 3 होगा बोलो क्या नाम देंगे? यानी इस पीले वाले का क्या नाम पड़ेगा? कोडिंग या टेम्पलेट? पी से टी की तरफ बढ़िए, जो 5 से 3 जा रहा होगा बोलो कौन सा स्टैंड कहलाएगा? कोडिंग या टेम्पलेट? आंसर कोडिंग। पी से टी की तरफ बढ़िए, 3 से 5 होगा तो बोलिए इसे कौन सा कहेंगे? कोडिंग या टेम्पलेट? आंसर बताओ, कोडिंग या टेम्पलेट? आंसर टेम्पलेट। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। क्या कहा उसने? यहां पर शिफ्ट करा दीजिए, स्विच कर दीजिए, इधर टर्मिनेटर इधर प्रमोटर। क्या पूरा स्टैंड स्विच हो जाएगा? पी से टी बढ़िए, स्टैंड स्विच हो जाएगा। सर 5 से 3 ये कोडिंग अप हो गया और ये सर हो गया टेम्पलेट। ठीक है। अब एनसीईआरटी का एक लाइन और पढ़ा है जो यहां पर मैं नहीं बताता था, मैं बोलता था लैब ऑपरेशन में बताऊंगा, क्लासरूम में हमेशा बोला हो। एनसीईआरटी का लाइन ये है कि ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। अब समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ये प्रमोटर है और ये टर्मिनेटर है और ये है बच्चा स्ट्रक्चरल चेन। एनसीईआरटी की लाइन को पढ़िए ना, वहां पर लिखा है एक वर्ड, सम एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस। याद करो एनसीईआरटी में क्या लिखा? सम एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस आल्सो प्रेजेंट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, यानी इसके आगे या पीछे कोई और रेगुलेटरी सीक्वेंस भी पाए जा सकते हैं ना, लिखा है ना एनसीईआरटी ने। तो वो यहां पर मैं नहीं बताता था क्योंकि मैंने बोला था लैक ऑपरेशन में बताऊंगा, और जब लैक ऑपरेशन तुमने पढ़ा तो क्या ऑपरेटर नहीं मिला? तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कुछ नए चीज भी तो आ गए। क्या यहाँ पर लैक आई, रेगुलेटरी जीन नहीं मिला? हाँ सर, यानी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कुछ और भी सीक्वेंस होते हैं जिसे आप रेगुलेटरी ऑपरेटर, रेगुलेटरी जीन कहते हैं। तो यानी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में केवल 3 मोटा मोटी पार्ट नहीं है, केवल सम एडिशनल। तो बताओ एनसीईआरटी किसी ने अगर पढ़ा होगा ईमानदारी से तो ये वर्ड याद आया, सम एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं जो हम बियॉन्ड आगे पढ़ेंगे, आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में ये लिखा था
यानी वो लैक ऑपरेंड की बात कर रहा था। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ऑपरेटर भी पाया जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में रेगुलेटरी सीक्वेंस भी पाए जाएंगे। याद हो गया? फटाफट हैंड रेज करो, याद आया? हाँ, तो यानी जो बच्चे अगर बहुत ईमानदारी से एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो उनको मजा आ रहा होगा। चलिए अब फटाफट बताइए। अनलाइक रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन में एक ही स्टैंड टेम्पलेट की तरह क्यों काम करता? बस अनलाइक रेप्लिकेशन एक ही स्टैंड टेम्पलेट की तरह क्यों काम करता? केवल एक के ऊपर आरएनए क्यों बनते हैं, दूसरे पे क्यों नहीं बनता? तो सर ये सब याद हो गया सर, इतने बार पढ़ा, याद हो गया, अब नहीं करेंगे ना। तो एक लाइन में बोल दूं, अगर दोनों टेम्पलेट की तरह काम करेगा तो 2 आरएनए बनेंगे, आरएनए 5 से 3 ही बनेगा। गड़बड़ नहीं सर, पहला 5 से 3, दूसरा 3 से 5 नहीं, अरे आरएनए 5 से 3 ही बनेगा, दोनों 5 से 3 बनेंगे, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। सेकंड, अगर 2 अलग अलग प्रोटीन बने तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। शायद इसी को ध्यान रखते हुए ट्रांसक्रिप्शन में एक ही स्टैंड टेम्पलेट रहेगा और दूसरा कोडिंग। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले। अगर mRNA का सीक्वेंस गिवन है, AUG, GUG, GAG, क्या आप कोडिंग स्टैंड बता सकते हो? हाँ या ना बताओ, यस या नो? हाँ सर बता देंगे। mRNA पे सीक्वेंस गिवन है तो सर हम कोडिंग बता देंगे। कोडिंग में कुछ नहीं करना है सर, टाइम पास करना है। कोडिंग में कुछ नहीं करना है, टाइम पास करना है। कोडिंग भी 5 से 3 होता है, सेम चीज लिखेंगे सर, बस यहाँ यू है ना, यहाँ टी लिख देंगे, जहां यू है वहां टी लिख देंगे, हो गया। क्या तुम टेम्पलेट स्टैंड लिख दोगे? mRNA गिवन है, क्या टेम्पलेट लिख दोगे? बोले हाँ सर, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, खत्म कहानी, आ गया समझ में? चलो आगे बढ़े। चलो ये बताओ, किसके डीएनए में इंट्रॉन होता है, प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट? फटाफट बताओ, किसके डीएनए में इंट्रॉन पाए जाते हैं? नॉन कोडिंग पार्ट, नॉन फंक्शनल पार्ट, हाँ बताओ, यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट? सर यूकैरियोट में। तो हमारा जीन कैसा? स्प्लिट जीन कहने का मतलब एक्सॉन भी इंट्रॉन भी। तो क्या इंट्रॉन को हटाएंगे ना? हाँ सर हटाएंगे। तो मुझे बताइए, इससे जो आरएनए बनेगा उसमें 3 काम होगा। आंसर बॉक्स में जाओ और बताओ, कैप में एक स्पेशल न्यूक्लियोटाइड कौन सा अटैच होगा? नाम लिख करके बताओ। स्पेशल एक न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा, 7 मिथाइल, वशीमा चौधरी 5 मिथाइल नहीं 7 मिथाइल, एनसीईआरटी को पढ़ो, 7 मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलो टेल में बताओ, फटाफट बताओ, टेल में क्या ऐड होगा? बोलो, टेल में स्पेशल कुछ न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे, किसी को याद है? ठीक है, पॉली एटिल 200 से 300 एडेनिन के अटैच हो जाएंगे। चलो अब बताओ, इंट्रॉन को हटाने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्प्लाइसिंग, ये सबको आता है। उसके लिए कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ेगी, नाम बताइए। उसके लिए कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम बताओ। उस कॉम्प्लेक्स का नाम बताइए। सभी को याद है? स्प्लाइसियोसोम। आंसर स्प्लाइसियोसोम। चलो खत्म कहानी, आगे बढ़ते। चलो अब मुझे बताओ ध्यान से ना, जेनेटिक कोड में टर्म जेनेटिक कोड किसने दिया? फटाफट बताओ, टर्म जेनेटिक कोड वाज गिवन बाय, आंसर बताओ। आंसर जॉर्ज गेमो, आंसर इज द जॉर्ज गेमो। हो गया खत्म। लेकिन कभी उन्होंने क्या प्रूफ किया? उन्होंने बोला ट्रिपलेट नेचर का होता है, कभी प्रूफ किया क्या? नहीं सर, प्रूफ नहीं किया। तो किसने किया? याद रखिएगा, एलन के बुकलेट के अकॉर्डिंग नमक। अभी एनसीईआरटी नहीं कर रहे। निरेनबर्ग, मथाई एंड खुराना। आपके एनसीईआरटी में मथाई नाम नहीं है, आपके एनसीईआरटी में निरेनबर्ग है, खुराना है और ओकोवा भाई साहब है ना। तो मुझे बताओ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ निरेनबर्ग, हरगोविंद खुराना, ओकोवा ने किया।
नीरेनबर्ग ने क्या बनाया था, एक लाइन में बताओ, नीरेनबर्ग ने क्या बनाया था, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। नीरेनबर्ग ने कुछ किया था या टाइम पास कर दिया? सेल फ्री सिस्टम, करेक्ट है, सेल फ्री सिस्टम तैयार कर दिया। चलो ठीक है। खुराना भाई साहब ने क्या किया, खुराना भाई साहब ने क्या किया बोलो तो? होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर करना। होमोपॉलीमर कोपॉलीमर, सर कैसे बनाया? केमिकल मेथड, केमिकल मेथड से बनाया। ओकोवा ने जो एंजाइम डिस्कवर्ड किया उसका क्या नाम था? ओकोवा एंजाइम तो है, इसका एक और नाम था, बोलो। ओकोवा ने जो एंजाइम डिस्कवर्ड किया उसका एक और नाम क्या था? अरे पूरा नाम नहीं पूछ रहा, सीवरो ओकोवा नहीं पूछ रहा, मैंने पूछा ओकोवा ने जो एंजाइम डिस्कवर्ड किया। हाँ सलमा यास्मीन, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेस, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेस, करेक्ट। चलो आगे चले, आगे चले। चलो ये बताओ, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल इन नेचर, करेक्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? जेनेटिक कोड यूनिवर्सल इन नेचर, करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट है, बोलो। इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है सर, नियरली यूनिवर्सल। अरे यही सब छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, अरे यही छोटे छोटे पॉइंट में फंसते हो तुम। नियरली यूनिवर्सल, बताओ दो जगह कहां एक्सेप्शन मिलता है, दो जगह कहां एक्सेप्शन मिलता है, बोलो फटाफट। नियरली यूनिवर्सल दो जगह एक्सेप्शन कहां मिला सर? फ्यू प्रोटोजोन्स, सभी प्रोटोजोन्स नहीं। और दूसरा एक्सेप्शन कहां मिला? दूसरा एक्सेप्शन सर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलो ठीक है। अब बताओ, अब बताओ ध्यान से, मेरा डीएनए, गधे का डीएनए लिया तुम्हारे अंदर डाल दिया, ढैचू ढैचू कर रहे हो, इससे कौन सा जेनेटिक कोड प्रूफ होता है? हमने गधे का जीन लिया तुम्हारे अंदर में डाल दिया, तुम गधे की तरह ढेचू ढेचू कर रहे हो, इससे क्या प्रूफ होता है? यूनिवर्सल नेचर प्रूफ होता है, अनएम्बिगुअस प्रूफ होता है, डिजेनरेसी प्रूफ होता है, क्या प्रूफ होता है बोलो? इसका मतलब है वो यूनिवर्सल नेचर का है। अरे हर जगह सेम काम करता है, यूनिवर्सल नेचर का है, हर जगह सेम काम करता है, हर जगह सेम काम करता है, यूनिवर्सल नेचर प्रूफ होता है। हाँ चलो ठीक है। अब बताओ, ये है ग्लाइसिन, ये है ग्लाइसिन, ये जी से भी कोड हो गया, सी से भी कोड हुआ, ए से भी कोड हुआ, और यू से भी कोड हुआ। मुझे बताइए ये क्या प्रॉपर्टी सिखा रहा है, इससे क्या हमने सीखा? ग्लाइसिन इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, इससे क्या चीज हमने प्रूफ किया? आंसर, आंसर बोलो, डीजेनरेसी, आंसर इज द डीजेनरेसी, आंसर इज द डीजेनरेसी। चलो करेक्ट है, आंसर इज द। अब बताओ, अगर ये नेचर चेंज कर दे, AUG बोले हम मिथियोनिन बनाएंगे, हाँ कल भाई साहब मैं ग्लाइसिन बनाऊंगा, परसों सेरीन बनाऊंगा, तो बोलो इस नेचर को क्या कहेंगे? ऐसा नेचर होता नहीं है, अगर करेगा तो क्या कहेंगे? अगर नेचर चेंज हो जाए, AUG बोले ना मिथियोनिन ग्लाइसिन बनाएंगे, आज मूड कर रहा है ट्रिप्टोफान बनाएंगे, तो बोलो, तो बोलेंगे सर ये एम्बिगुअस कहलाएगा, ये एम्बिगुअस कहलाएगा। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? नहीं सर नहीं होता, तो यानी नॉन एम्बिगुअस होगा, नॉन एम्बिगुअस नेचर के होते हैं। इसी में बच्चा कंफ्यूज करता था, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल में कंफ्यूज होता था, नॉन एम्बिगुअस में और डीजेनरेसी में। अच्छे से करिएगा, चलो ठीक है। अब आगे चले, अब आगे चले, ठीक है, अब आगे हम लोग चले ना। ये बताओ ध्यान से, पॉइंट म्यूटेशन में, पॉइंट म्यूटेशन में कितने बेस पेयर चेंज होते हैं? अच्छा ये बताओ, पॉइंट म्यूटेशन कहां होता है, डीएनए में, आरएनए में? पहला सिंपल क्वेश्चन, पॉइंट म्यूटेशन कहां होता है, डीएनए में, आरएनए में? फटाफट बताओ, पॉइंट म्यूटेशन होगा कहां, म्यूटेशन होते कहां, डीएनए या आरएनए? बोलो फटाफट आंसर, आंसर बोलो, डीएनए में, आंसर डीएनए में। कितना बेस पेयर, एक न्यूक्लियोटाइड या एक बेस पेयर? एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज या एक बेस पेयर में चेंज? आंसर एक बेस पेयर में चेंज, एक बेस पेयर में चेंज। तो बताइए तीन तरह का पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, कौन कौन, बोलो फटाफट। एडिशन, डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन। मुझे बताओ फ्रेम शिफ्ट किस किस से होगा, फ्रेम शिफ्ट किस किस से होगा? एडिशन से, डिलीशन से, सब्स्टिट्यूशन से? एडिशन और डिलीशन से फ्रेम चेंज हो जाएगा, फ्रेम शिफ्ट एडिशन और डिलीशन से होगा। चलो ठीक है। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ ध्यान से, ध्यान से, अगर मैंने, हाँ ये बताओ, सब्स्टिट्यूशन तीन तरह के, सेम सेंस, मिस सेंस, नॉन सेंस। सेम सेंस में सेम अमीनो एसिड, मिस सेंस में डिफरेंट, और नॉन सेंस में स्टॉप कोडॉन। अब एक चीज मैं बता रहा हूं, शायद तुम्हें लाइव क्लास में, रिकॉर्डेड में नहीं बताया होगा, एक लाइन, यहां देखो, यहां एडेनिन है, यहां गुआनिन है, दोनों क्या है, प्यूरिन।
प्यूरिन, प्यूरिन, यहाँ थाइमीन है और यहाँ साइटोसिन है। ये क्या है सर? ये पिरिमिडीन है, पीवाई पिरिमिडीन है। अगर डीएनए में म्यूटेशन हो, अगर डीएनए में म्यूटेशन हो और एक प्यूरिन के जगह प्यूरिन आ गया, एडेनिन था गुआनिन आ गया, या गुआनिन के जगह एडेनिन आ गया, ठीक है, प्यूरिन के जगह प्यूरिन आया, या पिरिमिडीन था थाइमिन था उसके जगह साइटोसिन आया, या साइटोसिन की जगह थाइमिन आ गया। तो अगर प्यूरिन को रिप्लेस करके प्यूरिन आया या पिरिमिडीन को रिप्लेस करके पिरिमिडीन आया, ये नीट के पेपर का क्वेश्चन था, इसे ट्रांजिशन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? ट्रांजिशन। आया समझ में? लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, प्यूरिन के जगह पिरिमिडीन आ जाए, प्यूरिन को रिप्लेस करके पिरिमिडीन आ जाए, तो इसे हम ट्रांसवर्शन कहेंगे, इसे ट्रांसवर्शन कहेंगे। डीएनए में ए था, उसके रिप्लेस करके यहां पास टी आ गए, तो एक प्यूरिन के जगह पिरिमिडीन आया, ट्रांसवर्शन। अगर ए था, रिप्लेस करके जी आया, प्यूरिन को प्यूरिन ने रिप्लेस किया, ट्रांजिशन। आ गया समझ में? तो अभी क्लास एंड होगा, एक सेशन और ले ले, बोलो फटाफट। एक सेशन और ले लेंगे तो हम लोग फिंगरप्रिंटिंग एचजीपी सबका हो जाएगा, तुम्हारे लिए बेटर ही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना फटाफट। तो एक सेशन और लेते हैं, 30 मिनट्स का लेते हैं, हो जाएगा 30 मिनट। तो वापस से मैं लिंक सेंड कर रहा हूं, एक ले, पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर 7 क्वेश्चन तुम्हारे पकड़ में। चलो ठीक है, तो मैं सेशन एंड करके वापस से भेजता हूं। ठीक है, सेशन एंड करता हूं, वापस से भेज रहा हूं। बाय बाय। अरे यार